इस वीडियो में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और ये हमारा एक तरह से जो रटने वाले टॉपिक्स हैं। अभी तक मैंने पूरा ऑर्गेनिक और पूरा इनऑर्गेनिक में इंक्लूडिंग पीओसी, सरफेस केमिस्ट्री, पीओसी मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब कवर कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग फिज़िकल कवर करेंगे, तो ये लास्ट टॉपिक है एक तरह से रटने वाले टॉपिकों में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वही स्टेटमेंट वाला है, emulsion of oil in water are unstable and sometime they separates into two layer on standing। एकदम सही, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है, दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी। ओके, तो अब इमल्शन मिल गया हमें, तो एक काम करते हैं ना, पूरा देख ही लेते हैं कि इमल्शन के बारे में एनसीईआरटी ने कितना लिखा। थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन करो, ठीक है, इमल्शन का डिटेल लिख लो। देखो बेस्ट वे है, अगर आपने थ्योरी नहीं की हुई है तो 3 साल का पीवाईक्यू कर लो। उसमें जो कॉन्सेप्ट, जैसे इमल्शन मिले तो इमल्शन का डिटेल पता चल गया, ठीक है। कॉपी तैयार करो, इमल्शन लिख लो, ठीक है। कहीं फ्रेंडलिश आइसोथर्म मिलेगा तो उसकी थ्योरी लिख लो, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 3 साल का पीवाई की देखोगे ऑलमोस्ट सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कभी भी फ्रेंडलिश का क्वेश्चन है, फ्रेंडलिश का कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। टिंडल इफेक्ट का क्वेश्चन है, उसका प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखो, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट लगा दो। यही तरीका होता है। तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि देखो पूरा थ्योरी करोगे तो बहुत लेंथी थ्योरी है, तो अभी कम में आपको बेस्ट रिजल्ट लाना है, तो यही करो। तो आते हैं, देखते हैं, इमल्शन को ख़त्म ही कर देते हैं। ये देखो भाई, यही है इमल्शन, बस इतना ही। देखो इमल्शन क्या होता है, मतलब लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्व होता है। तो ये अनस्टेबल होता है क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं ना वो इमिसेबल होते हैं। जैसे कि ऑयल को पानी में मिला दो, तो ऑयल को जब आप पानी में मिलाओगे तो ऐसा कुछ होगा, ये रहा पानी और ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स। अब ऑयल पानी में नहीं रहना चाहता है क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर का होता है, पानी पोलर नेचर का है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में अभी तैर रहा है, ठीक है। यही सॉल्व होता है। कहीं इसको मौका मिल गया ना इन दोनों को कांटेक्ट में आने का, तो ये इसके कांटेक्ट में, ये इसके कांटेक्ट में, ऐसे करते 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 सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट आपस में कोएगुलेट होकर बड़े साइज़ के हो जाएंगे। बड़े साइज़ के हो जाएंगे तो फिर ग्रेविटी के कारण ये सेटल डाउन हो जाएंगे और 2 सेपरेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं हम, अनस्टेबल होता है ये। और जब ये अनस्टेबल होता है तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये 2 तरह का हो सकता है भाई, पानी में ऑयल के ड्रॉपलेट्स, या उल्टा ऑयल हो हमारे पास और उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स। इसीलिए एक को हम ऑयल इन वाटर कहते हैं, दूसरे को वाटर इन ऑयल कहते हैं। इस बार ये वाटर है, दिस इज़ वाटर, और ये ऑयल में है। तो 2 पार्ट है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दोनों ही अनस्टेबल होंगे। दोनों के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो मैंने लिख दिया। ओ का मतलब होता है ऑयल, ऑयल का मतलब फ़ैट, और डब्ल्यू का मतलब वाटर। इसका एग्जांपल मिल्क या वैनिसिंग क्रीम, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वही मैंने लिख दिया, ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, गेट सेपरेटेड इनटू 2 लेयर। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, वही उसने पूरा छाप दिया है, पूरा एज इट इज़ एनसीईआरटी का लैंग्वेज उठा दिया है, ठीक है। हैंस इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ रिक्वायर्ड। और ये इमल्सिफाइंग एजेंट याद रखना, ऑयल इन वाटर के लिए प्रोटीन, गम, नेचुरल और सिंथेटिक सोप। ये करते क्या हैं, ये क्या करेंगे ना, ठीक है, ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये इसके चारों तरफ लेयर बना देंगे। जैसे ये है, ये आपस में कोएगुलेट करना चाहते हैं तो इसके चारों तरफ एक लेयर बना देगा। अब लेयर बना देगा और इसका जो लेयर है, ठीक है ना, इसकी पानी से एफिनिटी होती है, तो ये पानी के साथ खुश रहेगा। इट इज़ कंफर्टेबल विद द वाटर। सिमिलरली ये कंफर्टेबल विद द वाटर, कंफर्टेबल विद द वाटर, कंफर्टेबल विद द वाटर, कंफर्टेबल विद द वाटर, कंफर्टेबल विद द वाटर। और इस तरह से इनका कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा। यही रोल होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का। कहाँ जहाँ पे भी हो, ये भी आपस में कोएगुलेट होना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर इमल्सिफाइंग एजेंट का लेयर बन जाएगा। तो अब लेयर बन गया तो बाहर वाला जो लेयर है वो तो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे ऑयल के साथ, यहाँ पे पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इसी को कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ऑयल इन वाटर के लिए याद रखना, प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। इतना ही एनसीईआरटी ने दिया, और भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी ने इतना दिया, इतना ही पूछा जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, मेटल के कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, ठीक है। इसको काफ़ी लंबी चेन आर की होती है ना, 14-15 होता है, तो उसको फैटी एसिड कहते हैं हम लोग। C15H31 ऐसे करके अगर हो, ठीक है, तो काफ़ी लंबी आर की चेन होती है तो उसको फैटी एसिड कह देते हैं। मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन एल्कोहल, ठीक है, ये भी इसका पार्ट होगा। लैम्प ब्लैक। तो ये 3 एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं। तो बस इतना ही है, इतना शॉर्ट नोट्स बना लो, ख़त्म, ठीक है। ऑर्गेनाइज नहीं, बस इमल्शन आ गया, कहीं भी इमल्शन का क्वेश्चन तो ये इतनी पॉइंट्स याद आ जानी चाहिए। इससे बाहर आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी ने इतना दिया हुआ, रटने वाला टॉपिक है। एनसीईआरटी से आए तो छूटना नहीं चाहिए, एनसीईआरटी के बाहर आए तो ना हो, कोई बात नहीं। तो आते हैं वापस उस क्वेश्चन पे, देखते हैं होता है कि नहीं। ये आ गया, तो पहला वाला तो हमने देख ही लिया,
ठीक है, सेपरेटेड इनटू 2 लेयर्स एकदम सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ एडेड। भाई कहाँ से, इमल्सीफाइंग एजेंट हम ऐड करते हैं, और इमल्सीफाइंग एजेंट में कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइट तो आता ही नहीं है। ऑयल इन वाटर के लिए अलग कैटेगरी, ठीक है, दूसरे के लिए एक अलग कैटेगरी है। लॉन्ग चेन एल्कोहल था, ठीक है, मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स था, लैम्प ब्लैक था, कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं आता है। तो ये गलत, ये करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास आ गया फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, बी ऑप्शन। नाउ हेडिंग फॉर द सेकंड वन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, व्हेन 200 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड इज शेक्ड with 0.6 gram wood charcoal, the final concentration of acetic acid after adsorption is this much। कुछ पार्ट एड्जॉर्ब हो गया इसलिए मोलैरिटी इसकी कम हो गई। द मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ कार्बन इज। सिंपल, कितना एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हुआ पहले ये निकालते हैं। तो इसके लिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन, ये देखो, ये हमें डेटा दिया हुआ है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है, इससे पहले आप मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इनिशियल निकाल दो। CH3COOH इनिशियल निकाल लो। क्या होता है भाई, मोलैरिटी बचपन का एक फॉर्मूला, मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम इन 2000। वॉल्यूम अगर ml में है तो, ml में अगर लीटर में होता तो 1000 की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से मोल्स निकालोगे तो इट इज़ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। इसी को मैं लगाने जा रहा हूँ। तो ये रहा मोलैरिटी, ये रहा वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 40/1000, जिसको कि मैं इतना मोल्स हुआ, जिसको कि मैं लिखूँगा 40 × 10⁻³ मोल्स। भूल जाओ इसे। अब बाद में इसकी मोलैरिटी इतनी हो गई, वॉल्यूम तो 200 ml, क्योंकि वॉल्यूम तो पानी के कारण होता है। तो वॉल्यूम वही पहले वाला, और ये रही नई मोलैरिटी। तो अब इसके बेसिस पे नया मोल्स मैं निकाल रहा हूँ एसिटिक एसिड का। तो अब नया फाइनल CH3COOH फाइनल जो रह गया वो कितना हो जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/1000, यानी 20 × 10⁻³ मोल। तो एड्जॉर्ब कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, इतना आप लेके चले थे, इतना बच गया। तो जो डिफरेंस है, तो मोल्स CH3COOH एड्जॉर्ब, मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस होगा तो 40 में से 20 चला जाएगा, तो 20 × 10⁻³ मोल्स। इसका मास निकालो, तो इसके इक्विवेलेंट जो मास हो जाएगा हमारे पास, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है। एक बार फिर भी वेरीफाई कर लो, हाँ 60 होगा, ये मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, 60 है। तो ये आ जाएगा, मास होता है मोल्स इंटू मोलर मास, तो 20 × 10⁻³ इंटू मोलर मास 60। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, इतना मास इसका एड्जॉर्ब हो गया। अब इसने कहा है कि इसको पर ग्राम ऑफ कार्बन में आप एक्सप्रेस करो, तो चारकोल इस कार्बन, तो इतने ग्राम में इतना ग्राम एड्जॉर्ब हुआ है, तो पर ग्राम कितना होगा, तो इसीलिए पर ग्राम कार्बन जो एड्जॉर्ब होगा, जो जितना पार्ट एड्जॉर्ब हुआ इसको मास से डिवाइड कर देंगे भाई, या यूनिटरी मेथड लगा दो ना कि 0.6 ग्राम में इतना ग्राम, इसका प्रोडक्ट जो आएगा ये आ रहा है 1.2 ग्राम आ रहा है। तो 0.6 ग्राम में 1.2 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1.2/0.6 ग्राम। तो यही आ जाएगा ना हमारे पास पर ग्राम ऑफ कार्बन। तो वही मैं कर रहा हूँ कि इसको डिवाइड कर दो, 1.2 को 0.6 से डिवाइड कर दो, ये 2 आ गया आंसर। तो इसलिए आंसर विल बी 2 ग्राम। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस था, कितना मोल एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हुआ, उसको पर ग्राम ऑफ चारकोल में एक्सप्रेस करना था। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये टिंडल इफेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ इसने लिख दी है। आप टिंडल इफेक्ट में क्या है जो बच गई है वो मैं बता दूंगा, और अलॉन्ग विद दिस आप पूरा टिंडल इफेक्ट आपका रेडी हो गया। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स में आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स में आप कोलाइड्स जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और कोएगुलेटिंग पावर, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो तो बहुत सारे मेंस ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा टिंडल इफेक्ट। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर्स ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ऑब्वियस सी बात है भाई, मान लो एक सॉलिड सॉल्व लो, तो उसमें क्या होगा, लिक्विड होगा और उसमें सॉलिड के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे होंगे। तो भाई दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सॉलिड है लिक्विड है, कहाँ से दोनों मैच करेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, और इसीलिए तो ये कोलाइडल सॉल्व होता है और इसीलिए शो कर पाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये होता है कि अगर आप
ऐसे देखोगे ना सॉल को, तो आपको ये पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। लाइट एकदम आर पार, यहाँ से आप नज़रें बिठा के देखते रहो, आपको पार्टिकल्स का पाथ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप लाइट को तो इधर से ही पास करो, इधर से ही पास करो, सॉल से लाइट इधर पास हो रहा है, सामने से निकल रहा है, ऊपर से आप देखो तो आपको पार्टिकल्स दिख जाएंगे। कैसे? ये लाइट जो जा रहा है इसको एब्जॉर्व करके स्कैटर करेंगे, एब्जॉर्व करके स्कैटर करेंगे। जैसे ही ये स्कैटर करेंगे तो ये जो स्कैटर्ड लाइट है इससे हमें दिख जाता है और पार्टिकल हमें दिखने लगते हैं, पार्टिकल दिखने लग जाते हैं, लाइट का पाथ भी दिखने लगता है कि लाइट किस रास्ते से जा रहा है, क्योंकि ये स्कैटरिंग से हमें पता चल जाता है कि लाइट इस रास्ते से जा रहा है। तो यही होता है टिंडल इफेक्ट। अब इसमें से जो पार्टिकल, क्योंकि कोलाइडल सॉल्व बनाना है तो जो पार्टिकल का साइज़ होना चाहिए वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। अगर कंपेरेबल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। कंपेरेबल होना चाहिए, कम भी नहीं, कम होगा तो ट्रू सोल्यूशन, और काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो सस्पेंशन, फिर तो मतलब ही नहीं बनता है। सस्पेंशन में बहुत बार नहीं भी शो करता है। तो पहला वाला ये तो करेक्ट है, तो ऐसे ही पता चला ज़मीन आसमान का सॉलिड और लिक्विड कहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच करेगा। दूसरा है द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज़ मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये गलत हो गया। डिस्पर्स पार्टिकल का जो साइज़ है मच स्मॉलर हो ही नहीं सकता है, उसके कंपेरेबल होना चाहिए। मच स्मॉलर हो जाएगा तो ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये टिंडल इफेक्ट शो कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इनकरेक्ट पूछा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा फिर तो। ठीक है, यही इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ मूवी इन द सिनेमाज हॉल टिंडल इफेक्ट इज़ नोटिस्ड। यस, आप देखते हो ऊपर में जो पर्सन बैठा रहता है वो जो यहाँ पे फ्रेम नहीं बोलेंगे इसको, स्क्रीन होता है, स्क्रीन के ऊपर लाइट ऐसे देता है और वहीं से फिर हमें प्ले होता हुआ दिखता है सारी चीज़ें। तो ये जो पाथ है ना, इसमें आप देखोगे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना, वो आपको दिखते रहेंगे तैरते हुए। ठीक है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल होता है उसका डायमेंशन कोलाइडल जोन में होता है, इसीलिए वो स्कैटरिंग शो करके टिंडल इफेक्ट। क्योंकि आप यहाँ पे बैठे रहते हो, यहाँ पे चेयर्स होती है नीचे में, आप यहाँ बैठे रहते हो, तो आप जब ऊपर देखते हो तो आप परपेंडिकुलर आ जाते हो लाइट के, इसीलिए आपको ये पाथ दिखना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगला है इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश ट्रू सोल्यूशन फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्व। बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन कभी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, कोलाइडल करेंगे, तो पहचान हो जाएगी। पास करो, ऊपर से देखो, पाथ दिख रहा है लाइट का, ठीक है, दिख रहा है पार्टिकल स्कैटरिंग होते हुए, तो समझ जाओ कि कोलाइडल सॉल्व है। नहीं दिख रहा है तो ट्रू सोल्यूशन है, तो ये भी करेक्ट, इसलिए बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द फोर्थ। अब कह रहा है 2 ग्राम ऑफ H2 गैस is adsorbed on 2.5 gram of platinum powder at 300 Kelvin and 1 bar pressure. Okay, the volume of gas adsorbed per gram of adsorbent is, तो ये तो दे रखा, वही पर ग्राम हमें एक्सप्रेस करना है। तो कितना गैस एड्जॉर्ब हुआ पहले ये निकालते हैं, ठीक है, और नहीं कितना ml एड्जॉर्ब हुआ, क्योंकि उसने पूछा वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम, तो गैस का वॉल्यूम निकालना होगा। तो देखो गैस की कंडीशन हमें क्या दे रखी है, ये रही दे रखी है। यहाँ से हम आसानी से मोल्स निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन है, इसका मोलर मास आपको पता है, मोलर मास 2 होता है हाइड्रोजन का, mm लिखा है मैंने, ये mm, मोलर मास इसका 2 होता है। तो मोलर मास 2 पता चल गया, तो गिवन मास बाई मोलर मास यही होता है ना मोल्स, तो 2/2 यानी 1 मोल हो गया हमारे पास। तो मोल्स 1, दिस इज़ द टेम्परेचर, दिस इज़ द प्रेशर, तो PV = nRT लगाना हम शुरू करते हैं। R की वैल्यू दे ही रखी है, तो आते हैं पहले वॉल्यूम निकालते हैं। PV = nRT, प्रेशर दे रखा है 1 बार, बार इसीलिए क्योंकि जो R का यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसमें बार ही है, तो सीधे बार वाला वैल्यू ले लो। तो 1 बार वॉल्यूम हमें पता है कितना वॉल्यूम है, अच्छा ये निकालना है, सॉरी यही तो निकालना है हमें। नंबर ऑफ़ मोल्स 1, R की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर है 300 केल्विन। बस इसी को सिंप्लीफाई करके आप वॉल्यूम निकालो। ये वॉल्यूम आ रहा है 24.9 लीटर्स। ओके, अच्छा ये ml में ही हमसे आंसर पूछा है, तो इसको ml में बदल देते हैं। 24900 ml इतना हो गया। तब शुरुआत करते हैं हम। 2.5 ग्राम प्लैटिनम, यहाँ से 2.5 ग्राम प्लैटिनम है, ये 24900 ml एड्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए 1 ग्राम प्लैटिनम कितना करेगा, क्योंकि पर ग्राम हमसे पूछा है एड्जॉर्ब, ठीक है, एड्जॉर्ब गैस पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये रहा एड्जॉर्बेंट, जो एड्जॉर्ब कर रहा है ना गैस को, उसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट, तो इसके पर ग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो इसलिए 1 ग्राम के लिए निकालना है। तो 24900 डिवाइडेड बाई 2.5, दिस इज़ द आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई करो, गेट द रिजल्ट। ये वैल्यू आ रही है 9960 ml।
तो दिस इज़ 9960 ml, यही आंसर हो गया हमारा। नाउ फिफ्थ पे आते हैं अब। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, लायोफिलिक कोलाइड, इमल्शन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, किसका क्या रोल है, तो समझाता जा रहा हूँ। प्रोटेक्टिव कोलाइड, देखो लायोफिलिक क्या करता है, लायोफोबिक, जिसको फोबिया है डिस्पर्स मीडियम से, जो डिस्पर्सन मीडियम में छोटे छोटे कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं, इनको फोबिया नहीं रहना चाह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं ना, ये आपस में ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। इसके पास जाएगा, कहेगा भाई कहाँ इसके चक्कर में फंसे हैं, आपस में मिलके एक अलग सॉल्वेंट बनाते हैं। तो ये इसके पास सब आपस में मिलके पास आके एक अलग सॉल्वेंट बना लेंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे जाके अपना एक अलग लिक्विड जो इससे अलग होगा। तो इससे क्या होता है, सॉल्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या करना है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें हम लायोफिलिक कोलाइड्स मिला देते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या करेगा, वही इसके चारों तरफ लेयर बना देगा जो आपने लायोफिलिक लिया। अब लायोफिलिक बाहरी लेयर अब लायोफिलिक हो गया। लायोफिलिक का मतलब जो डिस्पर्सन मीडियम जो है उसके साथ जिसकी एफिनिटी हो, वो लव कर रहा है उसे। तो ये रेड वाला जो है आउटर लेयर, वो अब सॉल्वेंट में रहना चाहता है, इसके साथ इसकी एफिनिटी है डिस्पर्सन मीडियम के साथ, तो ये रहना चाहेगा। अभी इसके पास जाएगा तो रेड बोलेगा भाई मैं तो सॉल्वेंट में ही कंफर्टेबल हूँ, तो इसके साथ कोई ग्रुप नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लैक वाले जो स्फेयर्स हैं ना, इनको ग्रुप बनाने से रोक देता है चारों तरफ लेयर बना के, तो इसीलिए इसको हम प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं। ये आ गया इमल्शन, अभी मैंने बता दिया लिक्विड इन लिक्विड होता है, वही दो एग्जाम्पल भी थे। अब आ जाओ, इसने चार्ज के बारे में पूछा है। ऑल्दो मैं इसके पहले मेरे PYQs में भी है, तो मेरी आदत है मैं इसमें भी फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ सारे लिस्ट क्या NCERT ने दिया हुआ है। देखो ये बहुत हेल्प करता है। पॉजिटिव सॉल, सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड ये पॉजिटिव सॉल्स हैं। ठीक है, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड, वो मैंने समझा दिया कैसे बनता है, इनके ऊपर Fe3+ एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन होता है पॉजिटिव सॉल, लेकिन ब्लड होता है नेगेटिव सॉल। बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को, दोनों को एक समझ जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन पॉजिटिव सॉल है, ठीक है। एंड बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू एग्जाम्पल दे रखा है NCERT ने, तो मैंने भी एज इट इज़ लिख दिया। तो ये पॉजिटिव सॉल की लिस्ट है। नेगेटिव सॉल में सारे मेटल के सॉल जो होंगे जितने भी, वो सारे नेगेटिव सॉल हैं। ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, प्लैटिनम का। उसके बाद सल्फाइड के जितने भी सॉल हैं, AS2S3 CDS, बहुत पूछे जाते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है लिस्ट, क्योंकि बहुत बार पूछ देगा कि AS2S3 इसमें हम कौन सा आयन ऐड करें तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो उसमें आपको पता होना चाहिए नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव आयन डालना पड़ेगा। पॉजिटिव डालोगे तो सारे सल्फाइड को खींच के बड़ा पार्टिकल बना देगा, सेटल डाउन करा देगा। तो नेगेटिव सॉल जितने भी हैं इनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए पॉजिटिव आयन डालना होगा, और जितने पॉजिटिव सॉल हैं इनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए नेगेटिव आयन डालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए डायरेक्ट ये पता होना चाहिए, क्योंकि दे देगा ब्लड में कैसा आयन ऐड करें तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव आयन, तो लेकिन अब ब्लड नेगेटिव सॉल है ये आपको रटना पड़ेगा। अब आपको कहोगे सर ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट होगी, नहीं, इतने ही लिस्ट हैं, क्योंकि NCERT ने ये दे दिया है, तो मेंस उठा के इनसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। तो सल्फाइड हो गया, मेटल के सारे सॉल, सल्फाइड सॉल, ब्लड, एसिडिक डाई। ध्यान रखना एसिडिक डाई में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कांगो रेड एंड ईओसिन, तो ये आप याद रखना, ईओसिन एंड कांगो रेड। इसके अलावा लेटेक्स, स्टार्च, जेलेटिन, क्ले, गम, ETC। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव सॉल हैं। इसके अलावा एक NCERT ने एग्जांपल FeCl3 का एक्सक्लूसिवली दिया है कि अगर FeCl3 को आप हॉट वाटर में डाल दोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, FeOH3 बनाएगा, और प्लस वो Fe3+ को एड्जॉर्ब करके पॉजिटिव सॉल्ट दे देगा, इसके ऊपर Fe3+ एड्जॉर्ब हो जाएगा इस प्रेसिपिटेट पे। और वही इस FeCl3 को आप NaOH में, ये हॉट वाटर के बाद NaOH में अगर डालो, मान लो हॉट वाटर ना लेके NaOH ले लें, तो NaOH में लोगे तो फिर से FeOH3 मिलेगा, लेकिन काफ़ी मात्रा में OH- है, तो OH- इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा और नेगेटिव सॉल्ट बनाएगा। तो याद रखना FeCl3 इन हॉट वाटर पॉजिटिव सॉल्ट एंड FeCl3 इन NaOH नेगेटिव सॉल्ट, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इतनी ही लिस्ट है। ठीक है, तो ये FeCl3 वाला अभी पूछ रखा है, जो अभी है ना अंडर कंसिडरेशन FeCl3 वाला है, यही लिस्ट है भाई, इसको ऑलवेज पिन कर लो, इससे 1000 क्वेश्चन का इलाज है। आप प्रीवियस ईयर वाले 19, 20, 21 के मेरे PYQs को वॉच करो, 1000 क्वेश्चन का इलाज है ये, सिर्फ ये लिस्ट याद रहना। चलो बैक अगेन, अब पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है। पॉजिटिवली चार्ज किस में होगा, अभी मैंने बता दिया था हॉट वाटर के साथ पॉजिटिव, और नेगेटिवली चार्ज NaOH के साथ। ये डायरेक्ट यहाँ पे देखो पूछा हुआ है, तो
तो मैंने तो पूरी लिस्ट आपको बता दी है, पूरी लिस्ट आप ध्यान रखो, पिन कर दो, बहुत जगह पे हेल्प मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखो फ्रेंडलिच का क्वेश्चन आ गया। तो पहले तो मेरी आदत है मैं फ्रेंडलिच की थ्योरी बता देता हूँ। फ्रेंडलिच में एक ही थ्योरी चलता है, x/m जो होता है दिस इज़ इक्वल टू k p पे पावर 1/n, जहाँ पे 1/n की वैल्यू वेरी करती है 1/n, इट इज़ बिटवीन, यहाँ पे 1/n तो 0 से 1 के बीच में आएगा, वही मैं सोच रहा था एक्चुअल में। इसको देखो ऐसा होता है ग्राफ, ये x/m वर्सेस p का ग्राफ ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है, ये p के पावर में यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन से वेरी कर रहा है, 3 पार्ट में आप बना दो, इसको बांट दो, ये पहले भी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आप देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर 1 है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है। यहाँ पे ये वेरी करेगा और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं p की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक बार साफ से बना दें, उसी ग्राफ को फिर से मैं बना रहा हूँ। ये देखो ये है, तो स्टार्टिंग में जब प्रेशर बहुत कम होता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, देख रहे हो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। और जब बहुत हाई प्रेशर होता है तो ये कांस्टेंट हो जाता है, ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब p से इंडिपेंडेंट हो गया, कितना भी आप प्रेशर बढ़ाओ x/m कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए p पे पावर 0। इसके बीच में जो होती है वैल्यू, ये 1 से 0 के बीच में होती है, फ्रैक्शन टाइप का, 1/n टाइप का, 1 से 0 के बीच में होता है। तो यही मैं यहाँ पे लिख रहा था। तो 1/n जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा। इस हिसाब से कभी कभी पूछ देता है n किस रेंज में होगा, ऐसे देखिए कि n किस रेंज में होगा। तो n हो जाएगा हमारा 1 से इन्फिनिटी के बीच में, है ना, 1 इन्वर्स करो तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1 1, तो ये हो जाता है 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। खैर ये फ्रेंडलिच हुआ। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, मान लो ये 300 केल्विन पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये ग्राफ और नीचे आएगा, एड्जॉर्प्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो लो टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा हाई होता है और हाई टेम्परेचर पे ही कम होता है। देखो सेम प्रेशर के लिए 600 पे कम है एड्जॉर्प्शन, ये एड्जॉर्प्शन की वैल्यू है, मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यही है। तो कम है और इस पे ज़्यादा है, तो ये आ गया। तो अभी यही हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसी में हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले तो ये ग्राफ लॉग में है, तो एक काम करते हैं, इसमें दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो जैसे ही आप दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग x/m इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1/n लॉग ऑफ p। इधर ये a इंटू बी करोगे ना, तो लॉग k लॉग p पे पावर 1/n और लॉग p पे पावर 1/n का 1/n मल्टीप्लाई होके लॉग p रह जाएगा। अब हम पुट करते हैं, इसने क्या दिया है हमें, इंटरसेप्ट, क्योंकि इसी का ग्राफ ये प्लॉट किया हुआ है तो इसमें हमें पता है ये इंटरसेप्ट है, और ये स्लोप, क्योंकि ये y एक्सिस पे इसको रखा गया है और x एक्सिस पे इसको रखा गया है। तो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है ना। तो इंटरसेप्ट इतना है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0.602। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इट इज़ इक्वल टू 0.301, ठीक है। और 301 होता है log 2 की वैल्यू, इसका मतलब इट इज़ 2 log 2 की वैल्यू है, 2 log 2। और 2 log 2 को मैं लिख सकता हूँ ना log 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करूँगा इसे। अब आ जाते हैं स्लोप। तो स्लोप इसने दे दिया 1, यानी 1/n की वैल्यू 1 हो गई। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो log x/m इज़ इक्वल टू, इसको मैं log 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया। तो log 2 का स्क्वायर का मतलब log 4, तो ये मैंने लिख दिया log 4। 1/n को मैं 1 पुट कर रहा हूँ क्योंकि स्लोप 1 है, प्लस log p। अब log के रूल से log a प्लस log b होता है log ab, तो इसका मतलब log x/m जो हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू log 4p, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो ये सॉल्व होने के बाद आपको क्या देगा, x/m इज़ इक्वल टू 4p, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसने पूछा क्या है, द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ये वही x/m पूछा है और प्रेशर इतना दिया है। तो प्रेशर को उठा के यहाँ पे पुट करो तो जो आंसर आ जाएगा हमारा 4 × 0.03, यही आंसर आएगा। इसको आप लिख दोगे तो आई थिंक ये 12 × 10⁻² आ जाएगा, तो इसीलिए 12 विल बी द आंसर। तो ये मैंने पूरा ही समझा दिया। अब देखो ये मिल चुका है, आप मेरे प्रीवियस PYQ मिलेगा तो ये 2-3 बार मिला है। तो कोई मतलब बनता था कि कोई अगर मेरे प्रीवियस PYQ को देख के गया हो तो 2022 का ये क्वेश्चन छोड़ दे, मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब जीटा पोटेंशियल का है, ठीक है। जीटा पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। जब आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव सॉल्व होता है, ठीक है, जैसे कि FeOH3 का मैंने अभी एग्जांपल बताया था, FeOH3 इन हॉट वाटर, तो ये पॉजिटिव सॉल्व बन रहा था ऐसे ही।
तो ये फिक्स हो गया, जहाँ भी जाएगा ना ये पूरा सॉल्व तैरता रहेगा ऐसे ऐसे। जब आप पूरे सॉल्यूशन में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे आपको देखेंगे, FeOH होल 3 प्रेसिपिटेट के ऊपर Fe3+ एडजॉर्ब, बनता ही ऐसे है। अब ये जो पॉजिटिव है इसके साथ कौन लग जाएगा, नेगेटिव आयन जो भी उसमें प्रेजेंट है। तो मान लो FeCl3 लिया है तो Cl- नेगेटिव आयन है जो कि इसके बगल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। 3 Cl- प्रेजेंट होंगे क्योंकि 3+ है, तो इस ढंग से प्रेजेंट होगा। तो अब इसके और इसके बीच में ये मोबाइल लेयर आता जाता रहेगा, एक Cl हटा फिर दूसरा आया, एक Cl हटा दूसरा आया, ऐसे चारों तरफ से इसको सराउंड कर रखा है। तो ये मोबाइल लेयर है, ये फिक्स लेयर है, ये पूरी तरह से इस पर एडजॉर्ब है। तो ये फिक्स लेयर और जो मोबाइल लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो जीटा पोटेंशियल है यही है पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड, किस प्रॉपर्टी से, कलर से कोई मतलब नहीं है, चार्ज से रिलेटेड है। टिंडल इफेक्ट कोई मतलब नहीं, टिंडल इफेक्ट तो भाई जीटा पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं, इसको तो सिर्फ कोलाइड से मतलब है। चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, येस दिस इज करेक्ट, क्योंकि चार्ज सरफेस पे चार्ज है उसी से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी जीटा पोटेंशियल। ब्राउनियन मूवमेंट ये तो किसी में भी होगा, कोई भी होगा उसमें ब्राउनियन मूवमेंट होगा, ठीक है। तो सी जो जीटा पोटेंशियल है चार्ज से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, देखो फिर से वही लिस्ट आ गया, देख रहे हो ना, जो मैंने लिस्ट दिया था चार्ज का। नेगेटिवली चार्ज कौन होते हैं, मैंने बताया था सल्फाइड वाले ओर्स, ठीक है, जो उस क्वेश्चन में आया था, ठीक है, वही वाले। और जो जो पता है एकदम उसको हम मार्क करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज ये भी पता है, ठीक है, ऑक्साइड जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, तो ये एक ही चीज़ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो FeOH होल 3, भाई पानी है ना, कोई भी ऑक्साइड पानी में जाके हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो बात ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है। अगर कहीं ऑक्साइड लेके .H2O दिया हुआ है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये हाइड्रोक्साइड को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी इसी के पार्ट हैं। चीज़, अब चीज़ तो आपको पता होना चाहिए भाई, चीज़ बहुत कॉमन, ठीक है। चीज़ में होता क्या है पहले ये आप समझ लो, जेल जो होता है ना जेल, ठीक है, ये जेली टाइप का होता है, ठीक है। तो चीज़ ये एग्जांपल है डायरेक्ट जेल का, ठीक है। जेल मतलब जेली टाइप का हो जाएगा, ये लिक्विड होते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वो सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब जो फैट होगा ना उसमें छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल डायमेंशन में, जो कोलाइडल डायमेंशन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायरेक्ट इससे हो गया। अब एक मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, तो किसका हो सकता है, स्टार्च का, क्योंकि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों होते हैं। अब मैंने बता रखा है एमाइलोज कितना बड़ा होता है, अगर रिकॉल करो स्टार्च में होता क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज के बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए मैक्रोमोलिकुलर में आ जाएगा स्टार्च, ख़त्म हो गया। तो देखो अगर आप 2 भी कैच कर लो, 3 भी कैच कर लो, इसमें से बहुत बार तो एक कैच में भी हो जाता है, हालांकि अब थोड़े वो चालाक हो गए हैं, लेकिन 2 भी कैच कर लोगे मैट्रिक्स मैच में तो आराम से हो जाएगा। तो चलो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। शुरू करते हैं। ब्राउनियन मोशन डिस्टेबलाइजेज सॉल्व, ये तो गलत हो गया। ब्राउनियन मोशन इनफैक्ट स्टेबलाइज करता है, मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे ये डिस्पर्सन मीडियम है, इसमें ये कोलाइडल पार्टिकल है जो कोलाइडल साइज़ का है, इसकी टेंडेंसी होती है ग्रेविटी के कारण नीचे जाने का। अब इसको कौन तैरता हुआ रखता है, तो ये जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स है ना, उसका ब्राउनियन जिग जैक मोशन, ये जाके इसमें घूमते घूमते टक्कर मारेगा। अब छोटा साइज़ है तो इसके टक्कर से ही हिल जाता है, ठीक है। तो जो नीचे की तरफ जा रहा है फिर ये भाग जाएगा इधर, फिर इधर से एक और टक्कर लगेगी तो फिर इधर, ठीक है, फिर इधर से कोई टक्कर मारेगा फिर इधर, तो इसका भी अपना एक ब्राउनियन मोशन चालू हो जाता है। अब इस ब्राउनियन मोशन के कारण जो नीचे आ रहा था मार के टक्कर, इसको फिर ऊपर ले गया, और इस तरह से इसको सेटल डाउन नहीं होने देता इधर उधर टक्कर मार के। तो इसके पार्टिकल से टकरा के इसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण इसमें भी ब्राउनियन मोशन आ जाता है, जो इसको सेटल डाउन नहीं होने देता है। और यही जब सेटल डाउन नहीं होता है तो हमारा सॉल्व मेंटेन रहता है, तो ये तो स्टेबलाइज करता है इसको। तो इसलिए करेक्ट वाला पूछा था, ये डिस्टेबलाइज है तो ये तो गलत। एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्स फेज कैन बी एडेड टू इमल्शन विदाउट डिस्टेबलाइजिंग, ये गलत हो गया। आपको पता है जो इमल्शन है वो पहले ही अनस्टेबल है, जैसे कि ऑयल इन वाटर, ठीक है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, ये डिस्पर्स फेज़ है। अब इसमें आप डिस्पर्स फेज़ डालते जाओ और ऑयल डालते जाओ, तो भाई ऑयल तो पहले ही नहीं रहना चाहता है, और हमें इसमें इसको स्टेबलाइज करने के लिए पानी में इमल्सीफाइंग एजेंट डालना पड़ रहा है। अब सोचो उसके बाद आप और इसमें ऑयल डालो तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बिना डिस्टेबलाइजिंग के हम ऐड कर सकते हैं, तो नहीं भाई ये गलत हो गया। अब देखो कह रहा है मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिट
अपोजिटली चार्ज सॉल्स इन इक्वल अमाउंट न्यूट्रलाइजेज चार्ज एंड स्टेबलाइजेज कोलाइड्स। तो ये तो गलत हो गया। देखो पहले आप समझो कि हम सॉल्व को स्टेबलाइज कैसे करते हैं। ये सॉल्व पार्टिकल है ना, नहीं रहना चाह रहे हैं इसमें, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए इसके ऊपर चार्ज देते हैं। मान लो इस पर माइनस दे दिया, इस पर माइनस दे दिया आपने, इस पर भी माइनस दे दिया, इस पर भी माइनस दे दिया, सब पे माइनस दे दिया। माइनस आने के कारण ये रिपेल करते हैं और आपस में कोएगुलेट होकर सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। अब अगर आपने इसमें कुछ दूसरा मिला दिया अपोजिटली चार्ज को, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर कोएगुलेट होकर सेटल डाउन हो जाएगा। तो स्टेबलाइज कहाँ से करेगा, तो उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्व, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा और इससे ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब कह रहा है प्रेजेंट ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। येस, दिस इज़ करेक्ट। अभी मैंने बताया ना, इक्वल और सिमिलर चार्ज होने चाहिए, तो इसे ये रिपेल करेंगे और स्टेबल रहेंगे। तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने बताया था इसी कॉन्सेप्ट का 2021 के जून या जुलाई शिफ्ट में मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूँ सरफेस के। एक ही वीडियो मैंने बना रखा है जुलाई और अगस्त का 2021 का, तो आप उसको वॉच कर लो, वहाँ पे ये क्वेश्चन भी कवर कर दिया था मैंने। ओके, तो इसीलिए मैं इसको नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में से कवर किया हुआ है। ओके, दिस मच इन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।